हेलो एवरीवन। स्वागत है वंस अगेन आपका द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपने पहला लेक्चर किया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। आज इस लेक्चर में हम और भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थोड़ा डिले हो गया है लेक्चर, लेकिन अब चीज़ें फ्लो में ही आएंगी। जैसा कि आपको पता है कि ये अपडेटेड ईडियम फ्रेजेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि 2026 और 25 और 26 के ईडियम एंड फ्रेजेस कवर किए जा रहे हैं। ये लेक्चर 2 है और ये लाइन तो खैर आपको पता ही होगी, अगर आप स्टूडेंट हैं द स्कॉलर के, तो आप 99% स्टूडेंट से आगे ही रहेंगे वो कैब में। सो थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जिसमें आपका टूल्स एंड टेक्निक, आपको कैसे कैसे चीज़ें मिलेंगी इन पीडीएफ्स में और इस पूरे लेक्चर्स में। तो सबसे पहले आपको एआई एनिमेटेड इमेज मिलती है। विजुअलाइजेशन टेक्निक से आप सब चीज़ें याद रख पाएंगे, किस तरीके से ईडीएम की हिस्ट्री है या फिर क्या उसकी मतलब ओरिजिन है, कहाँ से आता है, वो विजुअलाइजेशन टेक्निक से आप इजीली उसको विजुअलाइज करके देख पाएंगे। ईडीएम हिस्ट्री और ओरिजिन, हर किसी ईडीएम की हिस्ट्री और ओरिजिन होती है, तो वो भी आपको लिखी मिलेगी सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। इसके अलावा हमने कौन कौन सी सीरीज कंप्लीट कर दी हैं? C3 कंप्लीट हो चुकी है, C1, C6, A1, B1 एंड E1, और स्मार्ट फेजल वर्क कंप्लीट हो चुकी हैं और टॉप 100 और 200 मगअप कर दिए हैं, और आपके होमोनियम्स भी कंप्लीट हो चुकी है। आपको 4 टाइप की पीडीएफ दी जाती है। यू कैन गो एंड चेक आउट आवर वीडियोस, जिसमें आपको सब चीज़ें बताई गई हैं कि क्रक्स फ्लो का कैसे यूज़ होता है और कितने टाइप की पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाते हैं, और इसमें पीपीटी का कैसे होता है, पीपीटी प्रिंटेबल का कैसे यूज़ होता है, और 4 टाइप की पीडीएफ में आपको कैसे कैसे उनका यूजेज करना है। ठीक है। उसके अलावा आप हेलो डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यू कैन चेक आउट आवर टीएस ब्रोशर एज वेल। ठीक है। इंडिविजुअल और कंप्लीट पीडीएफ एक्सेस आप वहाँ से ले सकते हैं, और विद द मिनिमल अमाउंट और नॉमिनल अमाउंट यू कैन गेट ऑल द पीडीएफ। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। 26 हमारा ईडीएम है ए गेट क्रैशर, एन अनइनवाइटेड गेस्ट एट एन इवेंट। बिन बुलाया मेहमान, बिना निमंत्रण के घुसने वाला। अब आप थोड़ा ये देखिए कि गेट जो दरवाजा होता है और क्रैशर यानी कि तोड़ने वाला। अब सिंपली आप अगर इसको भी ध्यान में रखेंगे तो आप वैसे ही इसका अंदाजा लगा लेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। गेट क्रैशर, गेट को तोड़ने वाला, एन अनइनवाइटेड गेस्ट एट एन इवेंट, बिन बुलाया मेहमान, बिना निमंत्रण के घुसने वाला। इसकी हिस्ट्री देखते हैं। पुराने समय में इंग्लैंड में बड़ी बड़ी पार्टियां और शादियां होती थी, जहां केवल खास लोगों को ही बुलाया जाता था, और प्रवेश यानी कि गेट पर पहरेदार खड़े रहते थे। लेकिन कुछ लोग बिना निमंत्रण के चुपके से या चालाकी से अंदर घुस जाते थे, यानी वे क्या थे? गेट क्रैश थे, यानी कि गेट क्रैश करके चले जाते थे। गेट को तोड़ना, नजरअंदाज करना या फिर हटाकर चले जाना, धीरे धीरे ऐसे लोगों के लिए शब्द बना गेट क्रैशर, जिसका मतलब हो गया बिन बुलाए किसी कार्यक्रम में घुसने वाला व्यक्ति। जैसे कि ये बंदा है, ये लड़का है, ये अंदर घुस रहा है। ठीक है। ये तो क्या कर रहा है? गेट क्रैश कर रहा है। ठीक है। ये पहरेदार है, ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बट वो पीछे से जा रहा है। ठीक है। तो ये गेट क्रैश करके पार्टी में अंदर जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 27, ए हैंड पिक्ड हस्बैंड। ये बहुत अच्छा ईडियम है। इसमें क्या होता है कि ए हस्बैंड हु इज डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ, जोरू का गुलाम, पत्नी के नियंत्रण में रहने वाला। ठीक है। हैंड पिक्ड, वैसे इसका मतलब भी यही होता है कि जो मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ के इन्फ्लुएंस पे ज़्यादा रहता है। ठीक है। उसका मतलब यही होता है हैंड पिक्ड। हिस्ट्री समझते हैं। पुराने समय में गाँव में मुर्गियाँ को अक्सर जमीन पर चोंच मारते हुए देखा जाता था। वे बार बार एक ही जगह पर चोट करती रहती थी। इसी आदत से अंग्रेजी में हैंडपिक्ड शब्द बना, जिसका मतलब हो गया किसी को लगातार तंग करना या नियंत्रण करना। धीरे धीरे यह शब्द उन पतियों के लिए इस्तेमाल होने लगा जिन्हें अपनी पत्नी बार बार, जो उनकी पत्नी होती है, उनकी पत्नी बार बार डांटकर या दबाव डालकर नियंत्रण करती थी। इसे ऐसे याद रखो, जैसे मुर्गी बार बार चोंच मारती है, वैसे ही पत्नी बार बार डांटकर पति को कंट्रोल करती है। ठीक है।
अब जैसे ये लेडी है, ये इसको बार बार डांट रही है, ठीक है। जैसे ये हैन है, ये बार बार नीचे चोंच मार रहे हैं, इसी प्रकार से ये लेडी इसको बार बार तंग कर रही है, ठीक है। तो ये रेफरेंस है, ये मेटाफर है इसका, ठीक है। तो ये सब देख रहे हैं कि ये इसको हैंडपिक्ड कर रही है, यानी कि एक हैंडपिक्ड हस्बैंड है, ए हस्बैंड हु इज डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ। नेक्स्ट है 28 आपका, ए किंग्स रैंसम, एन एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत बड़ी रकम, भारी धनराशि। अब रैंसम का मतलब अगर आपको पता है तो आप इजीली इसको मतलब इजीली आप इसका पता लगा सकते हैं ईडीएम का। रैंसम का मतलब होता है ए मनी और पेमेंट डिमांडेड इन एक्सचेंज फॉर द रिलीज ऑफ ए पर्सन, प्रॉपर्टी और डेटा। यानी कि आप एक्सचेंज में एक तरीके से फिरौती, फिरौती ही मतलब होता है वैसे तो इसका, फिरौती मांगना कि भाई आप को हम व्यक्ति को हम वापस कर देंगे और आप हमें बदले में आप हमको मनी देंगे, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री समझते हैं। मिडिवल टाइम में जब युद्ध होते थे तो अगर कोई राजा दुश्मनों के हाथ पकड़ा जाता था तो उसे छोड़ने के बदले बहुत बड़ा अमाउंट यानी कि एक रैंसम मांगी जाती थी। यह रैंसम, यह रकम इतनी ज्यादा होती थी कि आम लोगों के लिए उसकी कल्पना भी करना मुश्किल होता था। इसी वजह से एक किंग रैंसम मुहावरा बना जिसका मतलब हो गया बहुत ही बड़ी रकम, ठीक है। अब ये राजा है जो कि कैप्चर कर लिया गया है युद्ध में, ये अब वजीर हैं, ये अब इससे अब ये रैंसम मांग रहे हैं, ये बहुत ह्यूज अमाउंट की मनी को कह रहे हैं कि हम आपके राजा को जब छोड़ेंगे जब आप हमें एक बहुत बड़ी अमाउंट दे देंगे। देखिए जो ईडीएम होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, अगर आप दो तीन वर्ड को इजीली ग्रैब कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ इट, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ईडीएम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए लेमन, ए प्रोडक्ट स्पेशली अ कार दैट इज फॉल्टी, खराब सामान या खासकर गाड़ी जो खराब हो या फिर अच्छी ना हो, ठीक है। हिस्ट्री समझते हैं इसकी। पुराने समय में यूरोप और अमेरिका में लेमन को यानी कि नींबू को अक्सर खट्टा और खराब स्वाद का प्रतीक माना जाता है, आज भी माना जाता है, ये तो बेकार ही होता है। यानी ऐसी चीज जो उम्मीद पर खरी न उतरे। 20वीं सदी में यह शब्द खासकर खराब या दोषपूर्ण यानी कि जो सामान होते हैं, दोषपूर्ण सामान जैसे कि गाड़ी के लिए इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि बाहर से ठीक दिखने के बावजूद अंदर से बेकार निकलती थी। बाद में इसको लेमन लॉज भी बने जो खराब गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। यानी कि जो चीज बाहर से अच्छी दिख रही है लेकिन अंदर से वो बेकार है, जैसे कि इस लेडी ने इसको लेमन दिया, ठीक है। तो लेमन खराब ही होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है कि आप कड़वी चीज खा रहे हैं, थोड़ा वैसा होता है, लेकिन स्वाद में तो अच्छा ही होता है खैर। और जैसे कि ये इसने व्यक्ति ने कोई कार ली, ठीक है, और वो अच्छी दिख रही है, आगे से वो बहुत बढ़िया दिख रही है लेकिन अंदर से वो बेकार है, तो वो क्या हो गया, ए लेमन हो गया, ए प्रोडक्ट स्पेशली अ कार दैट इज फॉल्टी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 30, ए वन ट्रिक पोनी, ए पर्सन और ए थिंग दैट ओनली वन स्पेशल स्किल और टैलेंट, एक ही हुनर वाला सीमित क्षमता, ठीक है। अब जैसे कि हमने 17th में ऑलरेडी एक वर्ड पढ़ा था, ए डॉग एंड पोनी। अब आपको पता है कि पोनी का जो मतलब होता है ना, यहाँ पे भी पोनी आ रहा है और यहाँ पे भी पोनी आ रहा है, पोनी का जो मतलब होता है वो होता है घोड़ा, छोटा घोड़ा, ठीक है। इसका मतलब होता है एन इलेबोरेटेड बट सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन, यानी कि दिखावटी प्रदर्शन। थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ इसकी हिस्ट्री, कि जैसे ये सर्कस दिखाने वाला एक डॉग को लेता है, एक पोनी को लेता है, यानी कि एक घोड़े को लेता है। वो दिखने में बहुत अच्छा होता है, मतलब कि बाहर से बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, एलेबोरेट बहुत करता है, लेकिन दिखावटी प्रदर्शन होता है केवल, यानी कि उतनी उसमें गहराई नहीं होती है। जैसे कि ये लड़का भी, प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी दिख रही है लेकिन अंदर से कुछ गहराई नहीं है बात में, तो इसलिए ए डॉग एंड ए पोनी शो एन एलेबोरेटेड बट सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन, दिखावटी प्रदर्शन। ऐसे ही हमारा इसमें है ए वन ट्रिक पोनी, ए पर्सन और ए थिंग दैट थिंग विद ओनली वन स्पेशल स्किल, यानी कि एक ही हुनर वाला व्यक्ति। इसकी हिस्ट्री समझते हैं हम।
यह मुहावरा पुराने सर्कस से आया है, जहां घोड़े यानी कि जो पोनी होता है को तरह तरह के करतब दिखाए जाते थे ताकि दर्शकों को मनोरंजन हो सके। लेकिन कुछ घोड़े ऐसे होते थे जो केवल एक ही करतब यानी कि ट्रिक ठीक से ही कर पाते थे। वे हर बार एक ही काम दोहराते थे और कुछ नया नहीं कर पाते थे। इसी से वन ट्रिक पोनी शब्द बना, जिसका मतलब हो गया ऐसे व्यक्ति या चीज इसके पास सिर्फ एक ही खास कौशल हो। यानी कि ये जैसे घोड़ा है, ये बॉल बॉल घुमा रहा है, ठीक है, तो ये बॉल ही घुमा रहा है, कभी इधर मुड़ जाएगा फिर बॉल घुमा दे कभी इधर। यानी कि जो दर्शक हैं कुछ समय बाद वे बोर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जब एक ही चीज दिखाता रहेगा तो उसका कोई ऐसा नहीं कह पाएंगे हम कि वो बहुक्षमतावादी है, ठीक है, उसके पास बहुत ज्यादा क्षमता है, ऐसा नहीं कह पाएंगे हम, ठीक है। तो वो एक सीमित स्किल वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट 31 है हमारा ए रिफ्ट इन द लूट, ए स्मॉल प्रॉब्लम दैट थ्रेटन्स टू डिस्ट्रॉय अ रिलेशनशिप। छोटी दरार जो बड़ी हो सकती है, संबंधों में खतरा। अब रिफ्ट का मतलब क्या होता है? रिफ्ट का मतलब होता है एक तरीके से जो दरार होती है, ठीक है। आपने सुना होगा रिफ्ट वैली, ठीक है, आपने इसमें सुना होगा ज्योग्राफी में रिफ्ट वैली, यानी कि दो टेक्टोनिक प्लेट जब थोड़ा मतलब सेपरेट हो जाती है, जैसे कि ये इधर सेपरेट हो गई, ये इधर सेपरेट हो गई, तो उसका जो बीच का जो एरिया होता है उसको रिफ्ट कह देते हैं, ठीक है। वो रिफ्ट वैली बन जाता है, वो धंस जाता है, ठीक है। तो एक यानी कि वो दरार बन गई, एक दरार बन गई, दो भागों के बीच की दरार, ठीक है। अब ये रिफ्ट, रिफ्ट का मतलब दरार। इन द लूट, लूट एक संगीत बजाने का मतलब संगीत में एक तरीके का गिटार टाइप होता है, आपने देखा भी होगा, जैसे कि इस फोटो में भी दिखाई दे रहा है, ये देखा भी होगा। सो आपको बस इन इन वर्ड्स का भी अगर आपको पता है ना, यू कैन इजीली फाइंड आउट द ईडीएम आंसर, ठीक है। इसकी हिस्ट्री पर चलते हैं। लूट एक एक तार वाला वाद्य यंत्र होता था, जैसे गिटार होता है, जिसे बहुत मधुर और हारमोनियस ध्वनि के लिए जाना जाता था। अगर उसके तार में हल्की सी भी दरार या खराब हो जाता था तो पूरा संगीत बिगड़ जाता है, ये तो पता ही है। हल्की सी भी अगर दरार लगे तो सारा संगीत बिगड़ ही जाएगा। यह विचार बाद में रूपक बन गया, यानी किसी अच्छे और मजबूत रिश्ते या स्थिति में छोटी सी समस्या से धीरे धीरे सब कुछ खराब हो जाता है, यानी कि सब कुछ खराब कर सकती है। इसलिए रिफ्ट इन द लूट का मतलब हुआ ऐसा छोटा सा झगड़ा या समस्या जो आगे चलकर बड़े नुकसान या रिश्ते के टूटने का कारण बन सकती है। जैसे कि ये व्यक्ति है, इसके पास ये लूट है, लेकिन ये इसके साथ अपने दोस्तों के साथ कुछ चाय या बियर पी रहा है, ठीक है। बट अगर कुछ छोटी सी भी दरार हो गई, हो सकता है कुछ हो जाए, तो अब ये छोटी सी समस्या बड़ा खतरा यानी कि बड़ा बड़ी जो प्रॉब्लम हो सकती है उसमें दरार ला सकती है, इनके रिश्तों में भी दरार ला सकती है। नेक्स्ट 32 हमारा है स्लाइस ऑफ द पाई, ए शेयर ऑफ द अवेलेबल मनी, प्रॉफिट और बेनिफिट्स, लाभ में हिस्सेदारी। आपको पाई का तो मतलब पता ही है, आपको पहले भी पढ़ाया था। एक पाई एक प्रकार की डिश होती है या फिर कुछ डेजर्ट होता है, मीठा होता है, वो बनाया जाता है, ठीक है। स्लाइस का मतलब आपको पता ही है, हिस्सा, यानी कि जो आप खा रहे हैं उसमें से एक स्लाइस ले लेना, ठीक है। कुछ आप मान लीजिए पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो पिज़्ज़ा में से एक स्लाइस ले लेना, एक हिस्सा होना। इसी हिस्ट्री समझते हैं इसकी। इस इडियम की ओरिजिन खाने की पाई से जुड़ी है, जो पश्चिमी देशों में एक गोल मिठाई या डिश होती है, जिसे कई हिस्सों में स्लाइस में काटकर लोगों को बांटा जाता है। पहले के समय में पाई को बराबर बांटकर फेयरनेस और हिस्सेदारी का प्रतीक माना जाता था। धीरे धीरे यह आइडिया बन गया, पाई का मतलब कुल पैसा या मुनाफा या अवसर हो गया, और स्लाइस का मतलब हो गया उसमें मिलने वाला हिस्सा। इसलिए स्लाइस ऑफ द पाई का मतलब हुआ बड़े लाभ या पैसे या मौके में अपना हिस्सा मिलना। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, डिश है, ये एक पाई है पूरा, उसमें हमने सेपरेट कर दिया है, तो स्लाइसों को हमने
इक्वली सेपरेट कर दिया है और हम इक्वली बांट रहे हैं, जैसे कि ये माता जी को बांट दिया, ये अंकल को बांट दिया, ये बच्चों को बांट दिया, ये इनको बांट दिया, इसको, तो इक्वली हम बांट रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रॉफिट हो सकता है या फिर कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, स्लाइस ऑफ द पाई। नेक्स्ट 33 है हमारा, ए टफ रो टू हो, ए वेरी डिफिकल्ट टास्क और सिचुएशन, कठिन काम, मुश्किल रहा। अब आप इसको ध्यान से देखिए। टफ का मतलब मुश्किल होता है, रो का मतलब आपकी कतार होती है, और हो, अब हो का मतलब क्या होता है? हो का मतलब होता है फावड़ा, जैसे कि गांव में कहते हैं ना फावड़ा, या फिर हरियाणा में कुछ कसी कहते हैं, कसी। ठीक है, तो अब हिस्ट्री हिस्ट्री समझते हैं। इस इडियम की ओरिजिन खेती बाड़ी से जुड़ी है। पुराने समय में किसान खेत में फसल की कतारों के बीच घास फूस हटाने के लिए हो, ठीक है, यानी कि एक खेती का औजार का इस्तेमाल करते थे। अगर जमीन सख्त होती या घास बहुत ज्यादा होती तो उस कतार को साफ करना बेहद मुश्किल और मेहनत वाला काम होता था। इसी कठिन मेहनत वाले अनुभव से यह ईडियम ए टफ रो टू हो, यानी ऐसी स्थिति या काम जो बहुत कठिन, थकाने वाला और मेहनत भरा हो। इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे किसान के लिए सख्त जमीन में खेत साफ करना मुश्किल होता है, वैसे ही जिंदगी में कुछ काम बहुत कठिन होते हैं। जैसे कि ये व्यक्ति यहाँ पे फावड़ा लेकर साफ कर रहा है, तो ये बहुत कठिन है, यहाँ पे धूप है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। सो क्या बना इसका? ए वेरी डिफिकल्ट टास्क और सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 34 है, ए वॉइस क्राइंग इन द वाइल्डरनेस, ए वार्निंग दैट नो वन पेज अटेंशन टू, अनसुनी चेतावनी। अब वॉइस का आपको मतलब पता है, क्राइंग का मतलब आप चिल्लाना एक तरीके से, वाइल्डरनेस की मतलब जंगली आदमी, जंगली व्यक्ति, वाइल्डरनेस जंगली। सो इसकी इडियम की मीनिंग समझते हैं। इस इडियम की ओरिजिन बाइबल से हुई है। इसमें जॉन द बैप्टिस्ट नामक व्यक्ति जंगल यानी कि वाइल्डरनेस में लोगों को सही रास्ते पर चलने की चेतावनी देता था, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी बात को नजरअंदाज कर देते थे। वह सच बोल रहा था पर कोई सुन नहीं रहा था। इसी इडियम से बना है, जिसका मतलब हुआ कि चेतावनी या सलाह जिसकी व्यक्ति को ध्यान नहीं देना। अब जैसे ये व्यक्ति है, ये जंगली आदमी है, ये बहुत ज़्यादा वार्निंग दे रहा है, कह रहा है कि भाई आप पे अटेंशन कीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, बट कोई भी इसकी बात नहीं सुन रहा है। ये दोनों अपनी बातों में मगन हैं, ये लैला मजनू है, ठीक है, और ये कहीं घोड़े पर जा रहा है, ये सहेलियाँ अपनी घूम रही हैं। सो एवरीवन इज बिजी इन हिज ओन बिजनेस। ठीक है, सो इसकी बात कोई नहीं सुन रहा है। नेक्स्ट है हमारा 35, एयर और वॉश डर्टी लेनिन इन पब्लिक, टू टॉक अबाउट पर्सनल और प्राइवेट मैटर्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, घर की बातें बाहर करना, निजी विवाद सार्वजनिक करना। यानी कि अगर आप अपने डर्टी लेनिन कपड़ों को पब्लिक में धोएंगे तो इससे क्या तर्क बनता है कि आप अपनी प्राइवेट और पर्सनल बातों को बाहर के लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री समझते हैं। इस ईडियम की ओरिजिन पुराने यूरोप की एक कहावत से माना जाता है। ये कुछ फ्रेंच में लिखा है, ये तो हम नहीं समझ पाएंगे। यानी इसका मतलब होता है, यानी गंदे कपड़े घर के अंदर ही धोने चाहिए। उस समय लोग अपने कपड़े जो लेनिन होते हैं घर या परिवार के बीच में ही धोते थे, ताकि उनकी गंदगी दूसरों को न दिखे। अगर कोई अपनी डर्टी लेनिन बाहर धोता या फैलाता था तो उसका मतलब होता था कि वह अपने घर की निजी झगड़े जो होते हैं उनको उजागर कर रहा है। धीरे धीरे यह बात एक मेटाफर बन गई, यानी कि पर्सनल प्रॉब्लम और सीक्रेट्स या फैमिली इशू को पब्लिक में बताना या फैलाना। जैसे कि ये लेडी है, ये अपने कपड़ों को बाहर धो रही है। ठीक है, अब ये औरत भी इसको देख रही है कि ये अपने पर्सनल मैटर्स को बाहर दिखा रही है। ठीक है, और ये व्यक्ति भी देख रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 36 है हमारा, ऑल फिंगर्स एंड थम्स,
या फिर ऑल थम्स, क्लमजी और ऑकवर्ड विद वंस हैंड, अनाड़ी, अनाड़ी व्यक्ति, ठीक है, हाथ के काम में अकुशल। क्लमजी का मतलब हमने ऑलरेडी 245 पे पढ़ा हुआ है, क्लमजी का मतलब होता है अनाड़ी, ठीक है। क्लमजी का मतलब होता है जैसे कि अनाड़ी, इसकी ट्रिक हमने कलम से पढ़ी थी, कलम मेरी भद्दी बना दी, जैसे कि ये होता है ना कलम, जब आप किसी भी बार्बर शॉप पे जाते हैं तो कलम बनाता है वो, ठीक है, तो कलम मेरी क्या बना दी, भद्दी बना दी, ठीक है। और इसका इंटो तो ग्रेसफुल हो गई। हिस्ट्री समझते हैं इसकी। इमेजिन करो कि अगर किसी इंसान के हाथ में उंगलियों की जगह सिर्फ अंगूठे, अगर आपकी उंगलियों की जगह सिर्फ अंगूठे ही हो, तो वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएगा। चीजें पकड़ना, लिखना या बारीक काम करना सब मुश्किल हो जाएगा। यही आइडिया पुरानी इंग्लैंड में आया, जहां लोग ऐसे व्यक्ति को ऑल फिंगर्स ऑन थंब कहने लगे जो हाथों के काम में बहुत अनाड़ी या क्लमजी होता है। जैसे कि अगर ये व्यक्ति है, ये कुछ लिख रहा है, अगर इसके सारे उंगलियों की जगह इसको अंगूठे बना दिया जाए तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना ही ये कप पकड़ पाएगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, अनाड़ी व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट 37 है हमारा, एन एस अप वंस स्लीव, ए सीक्रेट रिसोर्स और एडवांटेज कैप्ट इन रिजर्व, तुरुप का इक्का, गुप्त योजना या चुकाने वाला दांव। अब जैसे आपको पता है एस का मतलब क्या होता है, हुकुम का या तुरुप का इक्का, एक तरीके से इक्का, ठीक है। और स्लीव का मतलब क्या होता है, जो आपकी शर्ट की जो स्लीव्स होती है, ठीक है। अब आपने उसको एस को अपनी स्लीव्स में कुछ छुपा रखा है, ठीक है, तो क्या हो गया, वो एक तुरुप का इक्का बन गया, यानी कि जब आपको उसका यूज करना हुआ तो आप उसको इजीली सबके सामने दिखाकर सबको चौंका सकते हैं। अब इसकी हिस्ट्री समझते हैं। इस इडियम की हिस्ट्री ताश के खेल यानी कि कार्ड गेम से या पोकर से जुड़ी है। पुराने समय में कुछ खिलाड़ी चीटिंग करते थे। वो क्या करते थे, कार्ड अपनी स्लीव स्लीव जो होती है स्लीव्स में छुपा कर रखते थे, ताकि सही समय पर उसको निकालकर गेम जीत सके। धीरे धीरे यह आइडिया आम भाषा में आ गया एंड एस अप वंस स्लीव का मतलब हो गया कोई छुपा हुआ फायदा या प्लान या ट्रम्प कार्ड जिसको हम कह देते हैं, जो सही मौके पर इस्तेमाल किया जाए। अब जैसे ये लड़का है, अब ये लड़का क्या कर रहा है कि इसने अपनी स्लीव्स में ये हुक्म का इक्का छुपा कर रख रखा है, और इसने अचानक ये दिखाया और ये गेम जीत गया। उसने चीटिंग करी एक तरीके से, तो यानी कि तुरुप का इक्का, गुप्त योजना या चुकाने वाला दांव। नेक्स्ट 38 है आपका, एन albatross around one's neck, a heavy burden or guilt that hinders one's progress, गले का बोझ या फिर पीछा न छोड़ने वाली मुसीबत। अब आपका मतलब, अब आपको समझना होगा कि एल्बेट्रोस एल्बेट्रोस एक प्रकार की बर्ड होती है, ठीक है, बहुत बड़ी बर्ड होती है। अब वो एल्बेट्रोस आपके नेक पे, अब आपकी नेक पे उसको डाल दिया जाए तो आप तो बहुत हैवी फील करेंगे, बर्डन फील करेंगे। सो इसी से ही आपका ईडीएम की मतलब, आप अगर आप छोटी छोटी बातों को अगर समझ लेंगे ना ईडीएम में वो कहना क्या चाह रहा है, तो आप इजीली उसको पिक कर सकते हैं। इसकी हिस्ट्री समझते हैं। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइडर नाम की एक प्रसिद्ध कविता में एक नाविक बिना वजह एक बड़ी समुद्री पक्षी एल्बेट्रोस को मार देता है, जिसके बाद उसके साथ बुरी घटनाएं होने लगती हैं। सजा के रूप में बाकी लोग उस मरे हुए एल्बेट्रोस को उसके गले में लटका देते हैं, जो उसके अपराध और बोझ यानी कि जो गिल्टी उसने करी है, जो मारा है, का प्रतीक बन जाता है। तभी से एन एल्बेट्रोस अराउंड वंस नेक का मतलब हो गया ऐसा भारी बोझ या पछतावा जो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। जैसे कि ये व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति ने इस एल्बेट्रोस को मार दिया विदाउट एनी रीजन। अब सब इसके फ्रेंड्स ने मिलके इसके ऊपर ये एल्बेट्रोस टांग दिया। तो अब इसको गिल्टी फील हो रहा है, एक बर्डन फील हो रहा है, हैवी बर्डन, गिल्टी, जो कि हिंडर हिंडर का मतलब होता है रोकथाम, रोकना किसी चीज को। वंस प्रोग्रेस, अब ये आगे थोड़ी बढ़ रहा है, ये तो एक तरीके से इसके गले पड़ गई ये चीज। नेक्स्ट है 39, एन आर्म चेयर एक्सपर्ट,
अब आर्म चेयर का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आप अपने हाथों को ईज़िली रख लें उस चेयर पर, उसको हम कहते हैं आर्म चेयर। ए पर्सन हू गिव्स एडवाइस विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बिना अनुभव के सलाह देने वाला व्यक्ति। अब सिंपल सी बैठे-बैठे सलाह देने वाला व्यक्ति, आर्म चेयर पर बैठे-बैठे सलाह देने वाला व्यक्ति। अब इसकी हिस्ट्री समझते हैं। इस इडियम की हिस्ट्री समझने के लिए इमेजिन करो कि एक व्यक्ति आराम से अपनी आर्म चेयर कुर्सी पर बैठा है। कहीं गया नहीं, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया, फिर भी हर जगह हर चीज पर एक्सपर्ट की तरह सलाह दे रहा है। यह फ्रेज 19वीं और 20वीं सदी में इंग्लैंड और अमेरिका में पॉपुलर हुआ, जब लोग घर बैठे बैठे अखबार, किताब या बाद में जैसे रेडियो सुनकर बिना अपनी अनुभव के राय देने लगते हैं। ऐसे ही मतलब ये आर्म चेयर एक्सपर्ट बनते हैं। तभी ऐसे लोगों को मजाक में क्या बनाया जाता है? आर्म चेयर एक्सपर्ट कहा जाने लगा, यानी जो सिर्फ आराम से बैठकर ज्ञान देता है लेकिन असल फील्ड एक्सपीरियंस नहीं रखता। जैसे कि आप आजकल पॉडकास्ट भी सुनते होंगे, तो उसमें भी लोग एक दूसरे से अपनी बातचीत करते हैं, बट हाँ, सम आर वेरी प्रैक्टिकल बट सम आर यूजलेस। सो इसमें क्या दिखा रहा है ये व्यक्ति? इसमें क्या दिखा रहा है ये व्यक्ति? ये अपनी राय दे रहा है, ठीक है। अब ये इस सोल्जर को भी राय दे रहा है, ठीक है। और ये इस गार्डनर को भी कह रहा है कि आप ऐसे करना चाहिए आपको गार्डन साहब। सोल्जर को कह रहा है कि आपको युद्ध में ऐसे लड़ना था, ठीक है, अगर आप ऐसे लड़ते तो शायद आप जीत जाते। तो ये बैठा बैठा आर्म चेयर, इसकी ये है आर्म चेयर, ठीक है। इस पे बैठा बैठा अपना रेडियो भी सुन रहा है, रेडियो से नॉलेज इकट्ठी कर रहा है, अखबार से इकट्ठी कर रहा है और फिर अपने तर्क दे रहा है। अब नेक्स्ट 40 है हमारा एन आईसोर, समथिंग अगली और अनप्लीजेंट टू लुक एट, दिखने में बुरी लगने वाली चीज। अब आई का मतलब तो आपको पता ही है, आंखें, और सोर का मतलब होता है पीड़ा, ठीक है। हिस्ट्री समझते हैं इसकी। इस इडियम की हिस्ट्री समझने के लिए इमेजिन करो कि तुम किसी सुंदर जगह पर खड़े हो, वहां अचानक कोई बहुत गंदी या बदबूदार चीज दिखने लगे, ठीक है, इतनी खराब कि आपको देखकर आंखों में इरिटेशन हो जाए, ठीक है। पुराने और जो अंग्रेजी भाषा में इसको शोर का मतलब क्या कहा जाता है? दर्द या पीड़ा। और आई का तो मतलब आपको पता ही है। तो आई शोर मिलकर क्या बन गया? यानी कि बहुत गंदी चीज जो आपकी आंखों में इरिटेशन पैदा कर दे, ठीक है, दिखने में इतनी खराब कि आंखों में तकलीफ दे। इसी कंसेप्ट को आगे चलकर ईडियम बना दिया गया और उसको कहने लगे एक आईसोर, एक अनप्लीजेंट, अगली और अनप्लीजेंट लुक एट, ठीक है, दिखने में बुरी लगने वाली चीज। अब जैसे ये लड़की है, ठीक है, अब इसने ये सीनरी देखी है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हट है, रिवर है, माउंटेन्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत गंदा डस्टबिन भी है। तो ये क्या हो गया? एक आईसोर हो गया, ठीक है, बहुत ही अगली और अनप्लीजेंट हो गया। नेक्स्ट 41 है हमारा एन अपहिल बैटल, ए टास्क दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, कठिन संघर्ष या मुश्किल लड़ाई। अब जैसे कि अपहिल यानी कि ऊपर चढ़ना, अपहिल तरीके से ऊपर की तरफ, और बैटल। अब आप किसी जगह पे ऊपर चढ़ के कोई बैटल फील्ड में आप लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो मुश्किल टास्क होगा ही। इस इडियम की ओरिजिन समझने के लिए पहाड़ पर चढ़ाई की कल्पना करो। पुराने समय में जब लोग युद्ध, बैटल लड़ते थे, तो जो सेना नीचे से ऊपर की ओर पहाड़ पर चढ़कर लड़ती थी उसे बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि ऊपर खड़ी सेना को एडवांटेज मिलता था। इसी वजह से अपहिल बैटल का मतलब बन गया कि ऐसी लड़ाई या काम जो बहुत कठिन हो और जिसमें जीत पाना मुश्किल हो, ठीक है। इसलिए जब भी कोई काम बहुत स्ट्रगल वाला लगे तो याद करो कि जैसे पहाड़ पर चढ़कर लड़ाई जीतना मुश्किल होता है, वैसे ही एक अपहिल बैटल भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये सैनिक हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ऊपर से ये लोग पत्थर फेंक रहे हैं, ठीक है, एरोज मार रहे हैं इस पर। तो ये इनके लिए बहुत कठिन हो गया और इनके लिए बहुत आसान हो गया। तो ये क्या हो गया? ए टास्क दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव इन 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 लड़कों के लिए, इन सोल्जर्स के लिए, ठीक है। 42 है हमारा एंगल 4, टू ट्राई टू गेट समथिंग इन ए क्लेवर इनडायरेक्ट वे,
घुमा फिराकर हासिल करना, चतुराई से पाना। इडियम की ओरिजिन फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने से जुड़ी मानी जाती है। एंगल का मतलब क्या होता है? एंगलिंग। ठीक है, जो एंगलिंग होता है वो जैसे कांटे में मछली को पकड़ना होता है ना, उसको हम एंगलिंग कहते हैं। पुराने समय में मछुआरे सीधा मछली नहीं पकड़ पाते थे, तो बल्कि उन्हें चालाकी से कांटा डालकर, अब आपको तो ये पता ही है यार, कांटा डालकर आप एंगलिंग कर रहे हैं तो उसको एंगलिंग कहते थे, मछली को फांस लेते थे। इसी आइडिया से एंगल फोर का मतलब बन गया कि किसी चीज को सीधा नहीं बल्कि घुमा फिराकर या चतुराई से पाने की कोशिश करना। इसलिए जब कोई इंसान इनडायरेक्ट या स्मार्ट तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, उसे क्या कहते हैं? एंगल फॉर समथिंग। अब जैसे ये लड़का है, अब ये लड़का क्या कर रहा है? ये इस केक को कह रहा है इस लेडी के कि आप मेरे को ये 40 रुपीज़ में दे दीजिए, है इसका एक्चुअल प्राइस 50 रुपीज़ का। ठीक है, और ये इसको झांसा दे रहा है कुछ कि मैं आपको वहां पे डिस्काउंट दिलवा दूंगा, या फिर कुछ भी बात हो सकती है। ये एंगलिंग कर रखा है, एंगलिंग कर रहा है, यानी कि घुमा फिरा कर हासिल करना चाह रहा है। नेक्स्ट 43 है आपका, एनी पोर्ट इन ए स्ट्रॉम, ए प्लेस ऑफ रिफ्यूज और शेल्टर ड्यूरिंग डिफिकल्टी, मुसीबत में सहारा। अब आपको रेफ्यूज का तो मतलब पता ही होगा कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, ट्रबल और ए प्लेस दैट इज सेफ। जैसे कि रेफ्यूजीज वगैरह होते हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं जब कोई युद्ध की स्थिति हो या फिर कुछ मुसीबत का समय हो, तो वे अलग कंट्रीज में जाकर शरणार्थी बन जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि एनी पोर्ट इन ए स्ट्रॉम, मुसीबत में कोई भी काम आएगा, कुछ भी चलेगा, कह देते हैं ना साधारण भाषा में, मुसीबत में कुछ भी चलेगा। तो इसकी हिस्ट्री समझते हैं। इस इडियम की ओरिजिन समुद्री यात्रा से जुड़ी है। पुराने समय में जब जहाज तूफान में फंस जाते थे तो नाविक किसी भी नजदीकी पोर्ट में शरण ले लेते थे, चाहे वह उसका तय गंतव्य न हो, क्योंकि उस समय सबसे जरूरी क्या था? सुरक्षित बचना। इसी से एनी पोर्ट इन स्ट्रॉम का मतलब बन गया कि मुश्किल समय में कोई भी सहारा या विकल्प स्वीकार कर लेना, भले ही वह आदर्श न हो। इसे याद रखने के लिए सोचो कि जब जिंदगी में तूफान आए तो कोई भी क्या हो सकता है? बंदरगाह काम आ सकता है। अब जैसे ये व्यक्ति है, अब ये को पोर्ट की तलाश में है, तो इसको ये पोर्ट मिल गया, तो अभी ये इसकी तरफ जा रहा है और यहाँ पर तूफान आ रहा है, स्ट्रॉम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए प्लेस ऑफ रेफ्यूज और शेल्टर ड्यूरिंग डिफिकल्टी, मुसीबत में सहारा। 44 हमारा है, एज क्लीन एज विसल, एक्सट्रीमली क्लीन और कंप्लीटली फ्री फ्रॉम गिल्ट, बिल्कुल साफ। अब एज क्लीन एज यानी कि क्लीन है बिल्कुल, विसल जैसा। विसल आपको पता ही है, सीटी। अब सीटी में अगर कुछ नहीं होगा तो वो सीटी अच्छी बजेगी, तो इसको मेटाफर यूज किया गया, मतलब कि इसको दर्शाया गया है कि एक्सट्रीमली क्लीन और कंप्लीटली फ्री फ्रॉम गिल्ट। ठीक है, अब आप वैसे भी क्लिक लगा देंगे, मतलब वैसे भी आप इसको समझ सकते हैं। इसकी ओरिजिन समझते हैं जरा। इस इडियम की ओरिजिन पुराने समय में सीटी से जुड़ी है। पहले धातु या लकड़ी की सीटी जब बजाई जाती थी तो वह क्या होती थी? एकदम साफ, तेज, स्पष्ट आवाज देती थी, उसमें कहीं गड़बड़ी या मिलावट नहीं होती थी। इसे साफ और स्पष्ट ध्वनि को देखकर लोग इसे क्लीनलीनेस और प्योरिटी से, जो क्लीनलीनेस होती है और प्योरिटी से जोड़ने लगे। बाद में इसका अर्थ केवल साफ सफाई ही नहीं बल्कि निर्दोष या बिना किसी गलती के भी हो गया, यानी कि अब इसका क्या बन गया? एक तरीके से दर्शाने लगे कि भाई ये एक क्लीनलीनेस का या फिर एक बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति के लिए भी दर्शाने लगे। इसलिए एज क्लीन एज विसल का मतलब हो गया पूरी तरह साफ या बिल्कुल निर्दोष, जैसे सीटी की साफ आवाज। ठीक है, अब जैसे ये सीटी है, अब ये बजा रहा है, तो सीटी की क्या हो रही है? साफ आवाज। ऐसे ही ये लड़का बिल्कुल निर्दोष है। ठीक है, इसके पेरेंट्स ने इसको थम्स अप दिया कि हाँ आप बिल्कुल निर्दोष हैं, आप गिल्टी फ्री हैं। नेक्स्ट 45 है, एज क्लीन एज मड, नॉट क्लियर एट ऑल, वेरी कंफ्यूजिंग, बिल्कुल अस्पष्ट, समझ से बाहर। ठीक है, अब सिंपल सी बात यह आती है कि हम हिंदी में भी कह देते हैं कि ये तो कीचड़ की तरह साफ है। ठीक है, तो उसी से ही ये रिलेट कर सकते हैं आप। कीचड़ वाला पानी, जैसे कि हिस्ट्री समझते हैं, कीचड़ वाले जो पानी होता है वो हमेशा क्या होता है? गंदा और धुंधला होता है, जिसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता।
मजेदार बात यह है कि ये क्लीन, यानी कि इस ईडियम में क्लीन शब्द यूज किया गया है। शब्द का इस्तेमाल व्यंग यानी कि आयरनी के रूप में किया गया है, यानी असल में इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजी में इस तरह के सरकास्टिक एक्सप्रेशंस लोकप्रिय थे, जहां किसी कंफ्यूजिंग बात को मजाकिया तरीके से एज क्लियर एज मड कहा जाने लगा। इसलिए इसका अर्थ हुआ ऐसी बात जो बिल्कुल भी समझ में न आए। ठीक है, अब ये लड़का है, अब ये मड में खड़ा है, कीचड़ में खड़ा है। ठीक है, तो ये लड़की हंस रही है इस पे कि भाई आप तो एज क्लियर एज मड हैं। ठीक है, आप तो इतने साफ हैं, इतने क्लियर हैं मड जैसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉट क्लियर एट ऑल, वेरी कंफ्यूजिंग, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे बाहर हूं। ठीक है, बिल्कुल अस्पष्ट। 46 आपका है एज इजी एज पाई। पाई तो आपको पता ही है, एक डिश होती है, पीछे भी आपने पढ़ा है। एज इजी यानी कि बहुत सिंपल, इजी, इजी टास्क, वेरी इजी टू डू, बाएं हाथ का खेल, बहुत आसान। अब वही है, हिस्ट्री समझते हैं। पहले के समय में अमेरिका में पाई बनाई जाती थी। ठीक है, पाई बनाना बड़ा मुश्किल काम नहीं होता था, बल्कि यह एक साधारण और मज़ेदार काम होता था जिसे परिवार के लोग आराम से मिलकर करते थे। साथ ही पाई खाने की एक सुखद और आसान अनुभव माना जाता था, इसलिए इजी एज पाई का मतलब बन गया कि कोई भी काम जो बहुत आसान हो, जिसमें मेहनत न हो, बहुत आसान हो। जैसे कि ये एक लेडी है, ये बना रही है पाई, ये बच्चे भी बना रहे हैं, ये माता जी भी बना रही हैं, तो ये सब बना रहे हैं और खा रहे हैं। ठीक है, वेरी इजी टास्क। 47 है एज राइट एज रेन, परफेक्टली फाइन और इन गुड हेल्थ, एकदम दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। तो इसकी हिस्ट्री समझते हैं। इस इडियम की ओरिजिन इंग्लैंड के मौसम से जुड़ी है, जहां बारिश बहुत आम और प्राकृतिक चीज है। ठीक है, पुराने समय में लोग मानते थे कि बारिश धरती को पूरी तरीके से ताजा कर सकती है, राइट कर सकती है। ठीक है, फसलों के लिए बहुत जरूरी होती है, जिससे सब कुछ संतुलित और ठीक हो जाता है। इसी सोच में एज राइट एज रेन का मतलब बन गया पूरी तरह ठीक, स्वस्थ या बिल्कुल सही हालत में होना। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति या चीज बिल्कुल ठीक हो जाए, यानी कि बहुत सही हो जाए, परफेक्ट हो जाए, तो याद करो कि जैसे कि बारिश के बाद सब कुछ फ्रेश और सही हो जाता है, वैसे ही एज राइट एज रेन होता है, हो जाता है। जैसे कि परफेक्टली फाइन और इन गुड कंडीशन, जैसे कि लड़की है। ठीक है, अब यहाँ पे रेन हुई है। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बादल छट गए हैं, बिल्कुल क्लीन एयर हो गई है, रेनबो निकल गया है और सारे फूल खिल गए हैं। ठीक है, तो सब चीज बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। सो परफेक्टली फाइन और इन गुड कंडीशन। 48 है एज टाइट एज द बार्क ऑन ए ट्री, एक्सट्रीमली स्टिंगी, वेरी माइजरली। ठीक है, मक्खी चूस व्यक्ति, बहुत ज्यादा कंजूस। स्टिंगी का मतलब आपको पता ही है, कंजूस। अब इसकी हिस्ट्री समझते हैं। जैसे कि बार्क का तो मतलब आपको पता ही होगा, बार्क का तो मतलब छाल होती है, जो पेड़ पे लगी छाल होती है उसके। और टाइट, वो पूरी तरीके से टाइट है ट्री के साथ, क्योंकि उसको सपोर्ट देना है उसको। ठीक है, तो इससे ही एक्सट्रीमली स्टिंगी, यानी कि बहुत ज्यादा कंजूस व्यक्ति, ये मेटाफर बन गया है इसका, ये इसको दर्शाते हैं। इसकी हिस्ट्री समझते हैं। इस मुहावरे की उत्पत्ति पुराने ग्रामीण जीवन और प्राकृतिक के अवलोकन से हुई है। पेड़ की छाल बार्क के तने से इतना कसकर चिपके होती है कि उसमें कोई भी जगह या ढीलापन नहीं होता। इसी कसकर चिपके रहने को, कल्पना को लोगों ने क्या जोड़ दिया, व्यवहार से जोड़ दिया, व्यक्ति के, इंसान के व्यवहार से जोड़ दिया। व्यक्ति जैसे अपने पैसे या चीजों को बहुत कसकर पकड़े रखता है, खर्च नहीं करता, बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ता, इसे एज टाइट एज बार्क ऑन ए ट्री कहा जाने लगा। इस तरह यह ईडियम बहुत कंजूस या जरा भी खर्च न करने वाला व्यक्ति बताने के लिए इस्तेमाल होने लगा। अब जैसे ये आपको मैंने बता ही दिया, बार्क ये ट्री है और ये व्यक्ति है, ये बहुत ही माइजर है, बहुत ही कंजूस है, ये कोई खर्चा नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 49 है हमारा एट ए लो एप, इन अ वीक स्टेट और एट ए लो पॉइंट। ठीक है, गिरावट की स्थिति में, बदहाली में। अब एप का मतलब आपको पता होगा, एप का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा ज्वार एंड भाटा, तो जो टाइड्स होती है, टाइड्स ऊपर जाती हैं और फिर नीचे आती हैं। ठीक है,
तो लहरें ऊपर की तरफ जाती हैं और फिर नीचे आती हैं, तो उसको कहते हैं ज्वार, उसको कहते हैं भाटा नीचे की ओर। तो एट ए लो एब, तो नीचे की ओर जा रहा है, तो उसको किससे दर्शा दिया, एक वीक व्यक्ति से दर्शा दिया, वीक स्टेट ऑफ पॉइंट से दर्शा दिया, इन अ वेरी वीक स्टेट और एट लो पॉइंट। हिस्ट्री समझते हैं। इस मुहावरे की उत्पत्ति समुद्री और ज्वार भाटा से हुई है। पुराने समय में लोग समुद्र के पानी में पानी के चढ़ते और यानी कि जैसे हाई टाइड होती है और उतरने को ध्यान से देखते थे। जब पानी लो एब पर होता था तब समुद्र का स्तर सबसे नीचे और कमजोर स्थिति में होता था। इसी प्राकृतिक घटना को इंसानी जीवन से जोड़ दिया गया है। व्यक्ति की हालत बहुत कमजोर है, निराशाजनक है, गिरावट में है, तो उससे जोड़ दिया गया है इसको। तो इसे एट लो एब कहा जाने लगा। इसलिए यह ईडियम हमें याद दिलाता है कि जैसे समुद्र का पानी नीचे जाता है वैसे ही जीवन में कभी कभी स्थिति सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाती है। जैसे कि ये व्यक्ति है, अब ये एट अ लो एब है, कमजोर हालत में है, ठीक है, ये अपना बोट में जा रहे हैं, ठीक है, मछलियों को ग्रैब कर रहे हैं, ठीक है, और एंगलिंग कर रहे हैं और अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, बट ही ये जो लड़का है, ये जो आदमी है, ये बहुत ही लो स्टेट में है, ये वीक स्टेट में है, इसके पास बोट नहीं है, ये परेशान है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एट एनी रेट, इन एनी केस, वट एवर हैपन्स, ठीक है, बहरहाल चाहे जो भी हो। जब हम कहते थे ना कि साधारण भाषा में कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री समझते हैं। इस मुहावरे की उत्पत्ति पुराने अंग्रेजी या व्यापार और बातचीत के तरीके से जुड़ी है, जहां रेट का मतलब शर्त, कीमत या परिस्थिति से होता है। जब लोग किसी बात को हर हाल में मानने या करने की बात कहते थे तो एट एनी रेट का उपयोग करते थे, यानी चाहे जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो मैं ये काम करके रहूंगा। इन एनी केस व्हाट एवर हैपेंस, परिस्थिति। जैसे कि धीरे धीरे इस मुहावरे का आम बोलचाल में आ गया कि भाई वैसे भी या खैर या जो भी हो जाए के रूप में इस्तेमाल होने लगा। जैसे कि ये लड़का है, ठीक है, अब इसको ये पहाड़ पे जाना है, ठीक है, अब ये यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, ये यहाँ से भी जा सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ से पीछे से जाके यहाँ पे जाएगा। तो यानी कि मैं कुछ भी हो जाए मैं इसको अचीव करके रहूंगा एट एनी केस व्हाट एवर हैपेंस। नेक्स्ट इडियम है हमारा 51, एट वंसेस डिस्पोजल, अवेलेबल फॉर वंसेस यूज, सेवा में हाजिर या उपलब्ध। इस मुहावरे की हम हिस्ट्री समझते हैं। यह मुहावरा पुराने समय में राजाओं और सेनापतियों की दुनिया से आया है, जहां किसी शक्तिशाली व्यक्ति के पास सैनिक सेवा और संसाधन हमेशा आदेश के लिए तैयार रहते थे। डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब होता है, शब्द का मूल अर्थ होता है व्यवस्था करना या उपयोग में लाना, यानी जो भी चीज एट वंसेस डिस्पोजल है वह पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। जैसे राजा के पास उसकी सेना हर समय तैयार रहती है। इसी से यह इडियम बना, जिसका मतलब हो गया जो भी चीज आपको जब चाहे उपयोग करने के लिए उपलब्ध हो। अब जैसे कि ये राजा है, अब इसकी ये सारी सेना है, ठीक है, ये सेनापति है, तो ये इसके क्या है कि अवेलेबल फॉर वंस यूज, इसके यूज में हमेशा अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट 52, एट द एंड ऑफ वंस रोप और टीथर, हैविंग नो मोर पेशेंस और स्ट्रेंथ लेफ्ट, धैर्य की सीमा पर हिम्मत जवाब दे देना। इस ईडियम की हम हिस्ट्री समझते हैं। इस ईडियम का ओरिजिन पुराने समय की रस्सी यानी कि रोप से जुड़ा है, खासकर उन परिस्थितियों से जहां किसी को बांधना, खींचना या नियंत्रण करने के लिए रस्सी का उपयोग किया जाता था। जब रस्सी पूरी तरह खत्म हो जाती थी तो आगे कुछ करने की गुंजाइश नहीं रहती थी, यानी व्यक्ति की सहन शक्ति और नियंत्रण दोनों खत्म हो जाते थे। इसी विचार से यह ईडियम बना, जिसका मतलब है जब इंसान के पास न तो धैर्य बचा हो और न ही ताकत, वह पूरी तरह थक चुका हो, हार मान चुका हो, ठीक है, हार मानने की स्थिति में हो। इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जब जिंदगी की रस्सी का आखिरी हिस्सा हाथ में रह जाए तो इंसान
एट द एंड ऑफ द रोप हो जाता है। जैसे कि ये व्यक्ति है, ये पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि अब कैसे करना है, क्या करना है। इसके हाथ में एक रस्सी का सिरा रह गया, ठीक है। एट द एंड ऑफ वंस रोप, हैविंग नो मोर पेशेंस और स्ट्रेंथ लेफ्ट, धैर्य की सीमा पर हिम्मत या जवाब दे देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 53 है, बैड और रोटन एप्पल। ये आपने काफी बार सुना ही होगा इडियम। एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, एक गंदी मछली तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है। तो ये वहीं वहीं से आया है। ए पर्सन हु हैज अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स इन अ ग्रुप, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, या यानी बुरी संगत, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। इस इडियम की ओरिजिन एक पुरानी कहावत से मानी जाती है, वन बैड एप्पल स्पॉइल द होल बैरल। एक सड़ा हुआ सेब पूरे टोकरे को खराब कर देता है। पहले के समय में लोग सेब को लंबे समय तक स्टोर करते थे, और अगर उसमें एक सेब सड़ सड़ जाता था तो उसकी वजह से बाकी जो अच्छे सेब होते थे वो जल्दी खराब हो जाते थे। इसी वास्तविक अनुभव के साथ ये इडियम बना है। तो बुरे इंसान जो होते हैं, एक बुरा इंसान पूरे समूह को क्या कर देता है, बिगाड़ देता है, ठीक है। तो ये एक रोटन एप्पल है और इसने सबको खराब कर दिया है, देखिए, ठीक है। तो एक रोटन एप्पल सबको खराब कर सकता है। इडियम बहुत सिंपल होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी इसमें अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगा लें या फिर थोड़ा सा भी समझ लें तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। नेक्स्ट इडियम है हमारा 54, बी गिफ्टेड विथ। अब गिफ्टेड का मतलब क्या होता है? गिफ्टेड का मतलब उपहार। तो किसी व्यक्ति के पास उपहार पहले से ही है, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग समझते हैं। टू बी नेचुरली एंडाउड विद अ टैलेंट और क्वालिटी, जन्मजात प्रतिभा या फिर किसी विशेष गुण से युक्त होना, ठीक है। अब पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, बी गिफ्टेड विथ, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। बी गिफ्टेड विथ का ओरिजिन पुराने समय की उस सोच से जुड़ा है जब लोग मानते थे कि कुछ खास क्वालिटीज और टैलेंट इंसान को ऊपर वाला यानी कि गॉड की तरफ से गिफ्ट में मिलती है, ठीक है। जैसे कि गिफ्ट शब्द का तो सिर्फ फिजिकल तोहफे के लिए नहीं बल्कि एक ईश्वर द्वारा दी गई विशेष क्षमता के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा जन्म से ही बहुत अच्छा गाता है, बुद्धिमान है, या फिर उसके अंदर एक ऐसा टैलेंट है जो कि गिफ्टेड है, ठीक है, गॉड गॉड ने उसको गिफ्ट दिया है। धीरे धीरे यह फ्रेज बी गिफ्टेड विद बन गया, जिसका मतलब हुआ जन्मजात किसी खास गुण या प्रतिभा का होना। अब जैसे ये भोलेनाथ है, भोलेनाथ ने इस लड़के को एक पेंटिंग की प्रतिभा दी है, ठीक है, किताबों की प्रतिभा दी है, नॉलेज दी है, ठीक है। ये पेंटिंग बना रहा है, ये किताब भी पढ़ रहा है, सो ही इज़ वेरी टैलेंटेड बाय बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा 55, बी टाइड टू समवंस एप्रन स्ट्रिंग्स, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्सेसिवली डिपेंड ऑन समवंस, किसी पर अत्यधिक निर्भर होना, ठीक है। अब एप्रन का मतलब क्या होता है? एप्रन का मतलब होता है जो ये लेडी पहने ना, ये जो हम खाना बनाते वक्त यूज़ करते हैं जिससे कि आपके कपड़े गंदे ना हो, उसको हम एप्रन कहते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स जो कि आपको पता ही होगा, जो एप्रन की स्ट्रिंग होती है, जैसे कि ये रस्सी होगी, ठीक है। और बी टाइड टू समवन एप्रन, कोई व्यक्ति मतलब कोई भी चीज़ आपके एप्रन से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको समझेंगे, इसकी हिस्ट्री। इस इडियम की ओरिजिन पुराने यूरोप, ये सब यूरोप की ही है लगभग, यूरोप अमेरिका इनकी इनसे ही इंस्पायर होकर ये इडियम्स बनते हैं। पारिवारिक जीवन शैली से जुड़ा है, ठीक है। उस समय महिलाएं घर के काम करते समय यानी कि जो घर के काम करते हैं तो उसमें एप्रन का यूज़ करती थी, पहनती थी, और छोटे बच्चे अक्सर उनकी माँ के एप्रन को की डोरी यानी कि जो एप्रन स्ट्रिंग्स होती है उसको पकड़कर पीछे पीछे घूमते थे, मतलब झूलते रहते थे, ठीक है, क्योंकि वे पूरी तरह उसी पर निर्भर रहते थे। धीरे धीरे यह दृश्य एक मेटाफर बन गया और बी टाइड टू समवन्स एप्रन स्ट्रिंग का मतलब बन गया कि किसी पर बहुत ज़्यादा निर्भर होना या हर काम में उसी के सहारे रहना, ठीक है। तो ये एक एक मेटाफर बन गया, जैसे कि ये बच्चा है, ये अपनी माँ की स्ट्रिंग को इसको पकड़कर उससे ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, उससे ही
सोच रहा है कि यही सब कुछ है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अपनी माँ के एप्रन से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 56, बियर्ड द लॉयन इन हिज डेन टू कन्फ्रंट ए पावरफुल और डेंजरस पर्सन ऑन हिज ऑन ग्राउंड। शेर की मांद में घुसना, ताकतवर व्यक्ति का उसके क्षेत्र में सामना करना। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा, बियर्ड का मतलब आपको पता ही है, दाढ़ी। लायन का आपको मतलब पता है, और डेन जहाँ पे लायन रहता है, ठीक है। तो अब उसकी ही दाढ़ी, एक तरीके से उसके लायन के पास जाके आप उसकी दाढ़ी को छेड़ रहे हैं, सॉरी, आप उसकी दाढ़ी को छेड़ रहे हैं, ठीक है। और एक तरीके से आप उसके डेन में जा रहे हैं, लायन के पास जा रहे हैं, बियर्ड, उसके बियर्ड को। तो इस तरीके से समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ, ये कुछ ऐसी चीज है जो ताकतवर, यानी कि कुछ डेंजरस पावरफुल चीज है, ठीक है। डेंजरस पर्सन के पास आप जा रहे हैं, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री समझते हैं। इस इडियम का ओरिजिन 19वीं सदी में एक प्रसिद्ध कविता बियर्ड द लायन इन हिज डेन की कोई ले हंट नामक एक व्यक्ति होंगे, ठीक है, उनसे माना जाता है, जिसमें लॉयन की शक्तिशाली और खतरनाक व्यक्ति का प्रतीक है। पुराने समय में शेर को जंगल का सबसे ताकतवर और डरावना जानवर माना जाता था, वो आज भी है, ठीक है। और उसकी गुफा यानी कि डेन में जाकर उसे चुनौती देना बहुत बड़ा साहसी और जोखिम भरा काम था। बियर्ड का मतलब यहाँ दाढ़ी पकड़कर नहीं, बल्कि सीधे सामना करना या चुनौती देना है, ठीक है। अब यहाँ पे दाढ़ी पकड़ना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसको चुनौती दे रहा है, ठीक है। इसलिए बियर्ड द लॉयन इन हिज डेन का अर्थ हो गया किसी शक्तिशाली या खतरनाक व्यक्ति को उसी के क्षेत्र में जाकर चुनौती देना। अब जैसे ये व्यक्ति है, ये मशाल लेकर जा रहा है और ये शेर की डेन में चला गया है, और शेर जो कि इससे काफी पावरफुल है, वो उसको कन्फ्रंट कर रहा है, ये उसको बता रहा है कि ताकतवर व्यक्ति हूं मैं तुमसे लड़ सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 57 है हमारा, बीट द ड्रम फॉर। इसका मतलब होता है टू स्पीक एंथुजियास्टिकली इन सपोर्ट ऑफ समथिंग, जोर शोर से प्रचार करना या समर्थन करना, ठीक है। अब बीट द ड्रम आपको समझ में आ ही रहा होगा, एक ड्रम है, उसको पीटा जा रहा है, तो सबको बुलाया जा रहा है, ठीक है, जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, समर्थन किया जा रहा है, सिंपल। अब इसकी हिस्ट्री समझते हैं। इस ईडियम का ओरिजिन पुराने समय की सेना, आर्मी या फिर समूह जो कि पब्लिक गैदरिंग से जुड़ा है, जहां ड्रम, ढोल बजाकर लोगों का ध्यान खींचा जाता था और किसी खास बात, घोषणा या अभियान के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाता था। ढोल की आवाज जितनी जोरदार होती, उतनी ही ज्यादा लोग उस संदेश की तरफ आकर्षित होते। धीरे धीरे बीट द ड्रम का मतलब बन गया किसी चीज के समर्थन में जोर शोर से प्रचार करना या लोगों को उनके लिए उत्साहित करना। जैसे कि ये व्यक्ति है, ये बहुत जोर जोर से ड्रम बजा रहा है, सब लोग बाहर आ रहे हैं, क्या खुशखबरी है, कुछ नया है। जैसे कि आपने भीम कार्टून में देखा होगा, ढोलकपुर में सुनो सुनो सुनो, आज राजा ने ये संदेश दिया है। तो इस तरीके से कुछ आपने कार्टून्स वगैरह में भी देखा होगा, तो ये वही चीज है। 58 नंबर है, बिगनर्स लक। अब सिंपल, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे आपको वैसे ही याद हो जाना है। इसका मतलब क्या है, गुड लक एक्सपीरियंस्ड बाय अ बिगनर, शुरुआती किस्मत, नए व्यक्ति को मिली सफलता। अब बिगनर्स का मतलब शुरुआती और लक का मतलब किस्मत। अब कोई काम में आपको शुरुआत में ही आपकी किस्मत बन जाए, यानी कि आप समझ जाए कि आप कोई काम जीत गए, ठीक है, आपकी किस्मत बन गई, तो वो तो अच्छा ही होगा ना, गुड लक होगा, गुड लक एक्सपीरियंस बाय बिगनर। अब इसकी हिस्ट्री समझते हैं। बिगनर लक का ओरिजिन लोगों के लंबे समय के अनुभव से जुड़ा है, खासकर गेम जैसे जुआ, ताश या खेलकूद जो भी हो, उनके खेल से जुड़ा है। में देखा गया है, जो लोग पहली बार कोई काम शुरू करते हैं, उन्हें कई बार बिना अनुभव के भी अचानक सफलता मिल जाती है। पुराने समय में एक तरह के लक या भाग्य या खेल माना गया, क्योंकि बिगनर्स के पास न तो ज़्यादा स्ट्रेटेजी होती है, ना प्रेशर होता है। अक्सर वे जो निर्णय लेते हैं वो भी अनजाने में ही ले लेते हैं। धीरे धीरे यह फ्रेज बिगनर लक बन गया, जिसका मतलब हो गया शुरुआत करने वाले व्यक्ति को किस्मत से मिली सफलता। इसे याद रखने के लिए इमेजिन करो
कि कोई नया खिलाड़ी पहली बार खेल में जीत जाता है और यही उसका ओरिजिन और मीनिंग है। ठीक है, अब ये लड़की है, अब ये कोई ताश का गेम खेल रहे हैं सब। अब ये सब ओल्ड हो चुके हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बट शी इज़ नॉट दैट मच एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसने फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छा खेल खेल लिया, ये इजीली जीत गई। सो इसको हम क्या कहेंगे, बिगनर्स लक, गुड लक एक्सपीरियंस बाय अ बिगनर। नेक्स्ट 59th है हमारा बिहाइंड शेड्यूल। स्केड्यूल भी कह देते हैं, शेड्यूल भी कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। लेटर देन प्लान्ड, नॉट ऑन टाइम। अब सिंपल है, बिहाइंड स्केड्यूल। अब आप पहले ही स्केड्यूल से आप पहले ही बिहाइंड है, यानी कि आप पीछे ही हैं, तो आप तो लेटर देन प्लान्ड है, नॉट ऑन टाइम है, समय से पीछे चल रहे हैं। समय से पीछे चलना, देरी होना, ठीक है, देरी होना। तो अब इसकी हिस्ट्री समझते हैं। बिहाइंड स्केड्यूल का ओरिजिन पुराने समय की रेलवे और इंडस्ट्रियल सिस्टम से जुड़ा है, जहां हर काम एक तय समय यानी कि एक शेड्यूल के अनुसार होता था। अगर कोई ट्रेन या काम अपने तय समय से पीछे चल रहा होता तो उसे बिहाइंड द स्केड्यूल कहा जाता था। धीरे धीरे यही फ्रेज रोजमर्रा की भाषा में आ गया और हर उस काम के लिए इस्तेमाल होने लगा जो समय से पूरा नहीं हो पाया। इसे याद रखने के लिए आसान तरीका है, इमेजिन करो कि कोई ट्रेन है जो कि लेट हो गई है, टाइम टेबल से पीछे चल रही है, बिहाइंड द स्केड्यूल है यानी समय से पीछे होना। ठीक है, अब ये है ट्रेन, अब ट्रेन समय से पीछे चल रही है, ये घड़ी लेकर चल रहा है। ठीक है, इसका जो पायलट है या फिर इसका लोको पायलट जो है, ठीक है, और ये उसको सिग्नल्स दे रहा है कि आप यू आर लेट हेयर। ठीक है, तो ये सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा 60, बेल ऑफ द बॉल, द मोस्ट एडमायर और अट्रैक्टिव वुमन एट एन इवेंट। महफिल की जान, सबसे आकर्षक महिला। ठीक है, अब ये जो बेल है, ये बेल शब्द जो है ये फ्रेंच का शब्द है वैसे तो। इसका मतलब जो होता है सुंदर महिला या सुंदर लड़की। ये बेल एक ओल्ड फ्रेंच यूरोपियन बेल रूम कल्चर से जुड़ा है, जहाँ बेल फ्रेंच वर्ड का मतलब होता है सुंदर लड़की। उस समय बड़े बड़े डांस होते थे और उनमें जो लड़की सबसे ज़्यादा सुंदर, आकर्षक और सबसे अट्रैक्टिव, जो जिसको जो अटेंशन का केंद्र होती थी, उसे बेल ऑफ द बेल, बेल ऑफ द बॉल कहा जाता था। धीरे धीरे यह फ्रेज अंग्रेजी में फेमस हो गया और आज भी किसी इवेंट में सबसे ज़्यादा एडमायर या पॉपुलर लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये लड़की है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत सुंदर है, इसके पास ये पंखा भी है। ठीक है, और ये राजकुमार है, ये इससे अट्रैक्टिव हो गया है, ये बहुत अट्रैक्टिव है, इससे प्रेम करने लगा है। तो सिंपली ये बेल ऑफ द बॉल होगी ये। ठीक है, नेक्स्ट है 61, बेल्स एंड विसल्स। विसल्स आपको पता ही है, सीटी। बेल्स आपको पता ही है। अब बहुत सारी बेल्स होंगी और बहुत सारी सिटीज होंगी। सिटी यानी कि जो हम बजाते हैं। अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी एक्स्ट्रा फीचर्स, अनावश्यक तामझाम, गैर जरूरी सुविधाएं। ठीक है, अब सिंपल आप पढ़ने से ही आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब बेल एंड विसल्स को अगर आप ओरिजिन एक बार पढ़ लेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाना है। अब इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। बेल्स एंड विसल का ओरिजिन पुराने मशीन, रेलवे और फेयर यानी कि मेले से जुड़ा है, जहां अट्रैक्शन खींचने के लिए सच में घंटियां और सीटी लगाई जाती थी। इसका काम असली जरूरत नहीं बल्कि लोगों को आकर्षित करना। ठीक है, धीरे धीरे यह फ्रेज उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने लगा जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स या दिखावटी चीज़ों को जोड़ना हो। ठीक है, इसे याद रखने का आसान तरीका है कि इमेजिन करो एक साधारण मशीन है, एक साधारण मशीन पर बहुत सारे बेकार के लाइट, साउंड, डेकोरेशन लगा दिए गए हैं और यही है कि बेल और विसल यानी कि अनावश्यक लेकिन आकर्षक एक्स्ट्रास। ठीक है, अब जैसे ये ट्रेन है, ये कोई ज़्यादा अच्छी ट्रेन नहीं है, मजबूत भी नहीं है, लेकिन स्टिल उसने मतलब इसके ड्राइवर ने बहुत सारे इस पे घंटी लगाई हुई हैं, कुछ ना कुछ डेकोरेशन का सामान लगाया हुआ है। तो बेल्स एंड विसल्स लगाई हुई है, अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी एक्स्ट्रा फीचर्स है। ठीक है, जैसे कुछ गाड़ियों में भी होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं बट अननेसेसरी उसमें फीचर्स दिए हुए हैं, बट उसका काम नहीं होता, अनावश्यक तामझाम।
नेक्स्ट है 62, बेंड समवंस ईयर। इसका मतलब होता है टू टॉक टू समवन एट ए टीडियस लेंथ, स्पेशली अबाउट ए प्रॉब्लम। कान पकाना, बहुत बात करके बोर करना। अब सिंपल है कि टीडीएस का मतलब तो आपको पता ही होगा। आपने अगर वोकैबुलरी की हमारी सीरीज कंप्लीट करी है तो उसमें हमने ये वर्ड पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो टीडीएस का मतलब करना है कि किसी को बोर कर देना। तो इसकी हिस्ट्री समझते हैं। बेंड समवन्स ईयर का ओरिजिन पुराने समय की कैजुअल बातचीत की आदत से जुड़ा है, जहाँ लोग किसी को लंबे समय तक पकड़कर अपनी बात सुनाते हैं। कुछ होते हैं ना व्यक्ति बहुत ज्यादा अपनी बातें सुनाते रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही जैसे मानो उसका कान अपनी तरफ झुका लिया हो, ठीक है, जैसे ये व्यक्ति इसका कान झुका रहा है अपनी तरफ। बैंड का मतलब सच में कान मोड़ना नहीं, बल्कि किसी का ध्यान पूरी तरह अपनी तरफ आकर्षित करना है, पूरी तरीके से अपनी बात को बताने में, अपनी बात को लगा लेना है, ठीक है। 19वीं सेंचुरी में यह फ्रेज पॉपुलर हुआ और खासकर तब यूज होता था जब कोई व्यक्ति बिना रुके बोरिंग या लंबी बात करता रहता था। इसे याद रखने के आसान तरीका है, इमेजिन करो कि कोई इंसान है तुम्हारा कान पकड़कर लगातार बोलता जा रहा है, ठीक है, यानी बेंड समवन्स ईयर मतलब किसी को बहुत देर तक बातें करके परेशान करना, ठीक है। अब जैसे कि ये व्यक्ति है, ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है, ये कह रहा है इसको कि भाई मैं वहाँ गया था, मैंने ये करा, मैंने वो किया, और ये बियर भी पी रहा है। तो जब बियर पी लेता है आदमी तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा बातें करने लगता है, तो ये ब्रैग कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है 63 हमारा, बेंड आउट ऑफ शेप। अपसेट और एंग्री स्पेशली अबाउट समथिंग माइनर, बात का बतंगड़ बनाना, छोटी बात पर भड़क जाना, ठीक है। अब इसको समझते हैं हिस्ट्री से। बेंड आउट ऑफ शेप का ओरिजिन पुराने समय की मेटल और ऑब्जेक्ट शेपिंग, लोहे की, जो लोहे को मोड़ने की जो ऑब्जेक्ट को शेपिंग करते हैं ना, ठीक है, उससे की प्रक्रिया से जुड़ा है। जब किसी चीज को उसकी सही शेप से जबरदस्ती मोड़ दिया जाता था तो वह क्या हो गया, तो वो अपनी शेप से बिगड़ गई, तो वह बिगड़ जाती थी और ठीक से काम नहीं कर पाती थी, ठीक है। इस आइडिया से यह फ्रेज बना है कि जहां इंसान की भावनाओं को भी उस मुड़े हुए ऑब्जेक्ट की तरह समझा गया, यानी छोटी सी बात पर बेवजह अपसेट या एंगर हो जाना। जैसे ये एंगल है, ठीक है, बेंड आउट ऑफ शेप, अब उसका कोई शेप ही नहीं है, वो ऐसे ही मुड़ा हुआ है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा भी टच करेंगे ना उसके इमोशंस को, तो एकदम भड़क जाएगा, ठीक है। तो बेंट बेंट आउट ऑफ द शेप हो गया है, ठीक है, अपसेट हो गया है, एंग्री हो जाएगा, स्पेशली अबाउट समथिंग माइनर। अगर आप थोड़ा सा भी उसको टीज कर देंगे तो वो आपको बिल्कुल एंगर में, बिल्कुल गुस्से में देखेगा, ठीक है। तो वही बात कही गई है इसमें, ठीक है। जैसे ये व्यक्ति है, ये इसको सीधा करने की कोशिश कर रहा है, बट ये ऑलरेडी बेंड है। नेक्स्ट है 64, बाइड वंस टाइम, टू वेट पेशेंसली फॉर द राइट मोमेंट टू एक्ट, सही समय का इंतजार करना, मौके की तलाश में रहना, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। बाइड वंसेस टाइम का ओरिजिन पुरानी ओल्ड इंग्लिश भाषा के शब्द बाइडन से हुआ है, जिसका मतलब होता है इंतजार करना या सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करना। पहले के समय में लोग किसी काम को जल्दी करने के बजाय सही मौके का इंतजार करते थे, खासकर जैसे युद्ध, ताकि सही समय पर बेहतर परिणाम मिले, ठीक है। आजकल तो बहुत ज़्यादा हौच पौच चीज़ें रहती हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है, बट पहले के समय में कुछ डिफरेंट होता था, कुछ नया होता था, ठीक है। धीरे धीरे यह फ्रेज इंग्लिश के इडियम बन गए हैं, जैसे कि जल्दबाजी न करके सही समय का इंतजार करना। जैसे कि ये ओल्ड बाबा जी हैं, ठीक है, ये सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं अपनी खेती करूं और सही मुझे परिणाम मिले, मुझे फसल अच्छी मिले, ठीक है। अब नेक्स्ट इडियम है हमारा 65, बाइट वंसेस थंब एट समवन, टू शो स्कॉर्न और डिसरेस्पेक्ट टू समवन, अंगूठा दिखाकर चिढ़ाना या अपमान करना, जो कि आज भी करते हैं, किसी को अंगूठा दिखाकर चिढ़ाते हैं, ठीक है। स्कॉर्न शब्द का मतलब होता है किसी से घृणा करना या फिर हेट करना एक तरीके से। डिसरेस्पेक्ट तो आपको पता ही है, अनादर करना। इसका ओरिजिन पुराने यूरोप, खासकर रोमियो और जूलियट से जुड़ा है। उस समय इटली और इंग्लैंड में अंगूठा
दांतों में दबाकर किसी की तरफ दिखाना या एक तरह से अपमान का इशारा, इंसल्ट करना, ठीक है? जैसे आज किसी को उँगली दिखाना है, हम आज उँगली भी दिखाते हैं, तो वो भी एक तरीके का जेस्चर होता है कि आप किसी का अपमान कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। शेक्सपियर ने अपने नाटक में इस जेस्चर को झगड़े की शुरुआत के रूप में दिखाया, जिससे यह इडियम लोकप्रिय हो गया। इसलिए बाइट वंस थंब एट समवन का मतलब हुआ किसी का खुलकर अपमान करना या उसे चिढ़ाना, ठीक है? और इसकी जड़ें पुराने समय के इसी इंसल्ट या जेस्चर से मिलती है, ठीक है? सिंपल। अब ये व्यक्ति है, ये अपना थंब को बाइट कर रहा है, बाइट वंस हिज थंब एट समवन, और इसको चिढ़ा रहा है और ये चिढ़ भी रहा है, ठीक है? इसने अभी तलवार निकाल ली कि मैं तेरे को खत्म कर दूंगा अगर तू मुझे चिढ़ाना बंद नहीं करेगा, ठीक है? नेक्स्ट है 66, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, एक्सट्रीमली हार्ड वर्क एंड एफर्ट, खून पसीना एक करना, जी तोड़ मेहनत करना, ठीक है? अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपका जो विंस्टन चर्चिल है, जो कि बहुत फेमस व्यक्ति हैं अपने वर्ल्ड वार सेकंड के 1940s के। इस इडियम की हिस्ट्री ओरिजिन विंस्टन चर्चिल के एक भाषण 1940 में वर्ल्ड वॉर सेकंड से, जिसमें उन्होंने कहा है कि आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वेट। यह ब्लड, स्वेट और टीयर इंसान की पूरी मेहनत, दर्द और संघर्ष को दर्शाता है। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी ताकत और भावनाएं झोंक देता है, बाद में यह फ्रेज छोटा होकर अब ईडियम बन चुका है, ठीक है? उसका मतलब हुआ कि कोई बहुत ज़्यादा मेहनत, लगन से काम करना। अब जैसे कि जो इनके विचार थे, वो ये थे कि ब्लड का मतलब सेक्रीफाइस एंड करेज, टॉयल का मतलब वेरी हार्ड वर्क, टीयर्स का मतलब सैडनेस एंड सफरिंग, और स्वेट का मतलब होता है एफर्ट एंड स्ट्रगल, ठीक है? आप मेरे को, आप सैक्रिफाइस भी कीजिए, आप हार्ड वर्क भी कीजिए, ठीक है? आपको सफरिंग भी होगी, सैडनेस भी होगी, और एफर्ट्स भी आप पूरे लगाने हैं आपको, ठीक है? तो इनका ये मतलब था, आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वेट, ठीक है? ये है विंस्टन चर्चिल। तो ये नारा दे रहे हैं सबको, वर्ल्ड वॉर सेकंड के ये वो हैं। तो इसका मतलब हो गया कि एक्सट्रीमली हार्ड वर्क एंड एफर्ट, खून पसीना एक करना, जी तोड़ मेहनत करना, ठीक है? नेक्स्ट इडियम है हमारा 67, blow it out your ear, a rude dismissal, an expression of contempt or disbelief। भाड़ में जाओ, या फिर तिरस्कारपूर्ण इनकार करना, जो कि हम आज भी कह देते हैं कि भाई मेरे को तेरी बात नहीं सुननी है, भाड़ में जाओ, ठीक है? अब इसकी हिस्ट्री समझते हैं। माना जाता था कि 20वीं सदी में के मिड में, खासकर अमेरिकन स्लैंग में ये प्रचलित हुआ। उस समय लोग किसी की बेकार बात या सलाह को डिसमिस करने के लिए सरकास्टिक तरीके से कहते थे, ब्लो इट आउट योर ईयर, यानी जाओ, अपनी बात अपने पास रखो। यह एक्सप्रेशन थोड़ा ह्यूमरस और रूड दोनों है, मतलब कि आप अपने दोस्त को भी कह सकते हैं यार अपने पास रख अपनी बात, ठीक है, मेरे को मत सुना क्या कह रहा है, और थोड़ा सा रूड भी हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं। जैसे आप किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, और धीरे धीरे यह ईडियम पॉपुलर हो गया और इसका मतलब बन गया कि किसी को तिरस्कार के साथ टाल देना या उसकी बात को बेकार समझना। अब जैसे कि ये व्यक्ति है, ये अपनी कोई बात इनको कह रहा है, बट इन्होंने रूडली मना कर दी, सो ये क्या कहने लगे, ब्लो इट आउट योर ईयर, ठीक है? तो इन्होंने भाड़ में जाओ, इस व्यक्ति को कह दिया कि आप भाड़ में जाओ, ठीक है, मेरे को मत सुनाओ आप अपनी बातें। नेक्स्ट है 68, ब्लो स्मोक। अब सिंपल है, ब्लो स्मोक यानी कि आप कोई स्मोक जो होती है, धुआं, उसको उड़ा रहे हैं, ठीक है? टू डिसीव और मिसलीड समवन, ठीक है? धूल झोंकना या गुमराह करना। अब इसकी हिस्ट्री समझते हैं। इस इडियम का ओरिजिन पुराने समय की उस आदत से जुड़ा है जब लोग धुएं, स्मोक का इस्तेमाल चीजों को छुपाने या भ्रम पैदा करने के लिए करते थे, जैसे कि जादूगर ट्रिक्स और युद्ध में स्मोक का उपयोग, जैसे कि आज भी होता है, जैसे कि टीयर गैस वगैरह हम छोड़ते हैं, तो युद्ध में स्मोक का प्रयोग किया जाता था, और आज भी किया जाता है। दुश्मनों को क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। 19वीं और 20वीं सदी में यह आइडिया लैंग्वेज में आ गया, जहां ब्लो स्मोक का मतलब हो गया ऐसी बात करना जो सच न हो या
किसी को गुमराह करना, यानी जैसे धुआं आंखों के सामने फैलकर असली चीज जो होती है वो छुप जाती है, ठीक है, वैसे ही कोई इंसान झूठी या मिसलीडिंग बात करके सच्चाई छुपा देता है। तो जब जैसे कि ये व्यक्ति है, ये धुआं छोड़ रहा है, तो ये इनको गुमराह कर रहा है, कुछ ना कुछ ये छुपाना चाह रहा है। जैसे कि ये भी हैं, ये सोल्जर हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ ही रहा होगा, धूल झोंकना, गुमराह करना, ब्लो स्मोक, एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है 69, ब्लू इन द फेस, एग्जॉस्टेड फ्रॉम रिपीटेड बट फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स, बहुत समझाने या प्रयास करने से थक जाना। अब इसकी हिस्ट्री समझते हैं। इस इडियम का ओरिजिन इंसान की फिजिकल कंडीशन से जुड़ा है, ठीक है। पुराने समय में देखा गया है कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है या ज़ोर से चिल्लाता है या बार-बार कोशिश करता है, तो उसकी साँस, ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो जाती है। आज भी हो जाती है कि अगर आप ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन यानी कि आपका बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। जिससे चेहरा नीला यानी कि ब्लू पड़ने लगता था। इसी ऑब्जर्वेशन से ब्लू इन द फेस फेस बना, जिसका मतलब हो गया इतनी कोशिश करना या समझाना कि थक कर चूर हो जाना, लेकिन कोई फ़ायदा ना होना, ठीक है। अब ये व्यक्ति है, ये बहुत ज़्यादा इसने गुस्सा किया, इसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, इसका फेस नीला हो गया, बट फ्यूटाइल, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, थक कर चूर हो गया, ठीक है। 70 है आपका बोल्ड मूव। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब बोल्ड मूव लेना, ठीक है, ए डेयरिंग और करेजियस एक्शन, साहसी कदम, जोखिम भरा फैसला, ठीक है, जोखिम भरा फैसला होना, साहसी कदम। अब जैसे कि आप ये हिस्ट्री पढ़ेंगे, बोल्ड मूव का इतिहास अंग्रेजी शब्द बोल्ड, ये आपको पता ही है, साहसी या निडरता से विकसित हुआ है। पुराने समय में युद्ध, राजनीति और खेल में जब कोई व्यक्ति जोखिम भरा लेकिन आत्मविश्वास से भरा कदम उठाता था, तो उसे बोल्ड कहा जाता था। धीरे धीरे 19वीं-20वीं सदी में यह मूव, कदम, निर्णय शब्द जुड़ गया और बोल्ड मूव एक मुहावरे के रूप में प्रचलित हो गया, जिसका मतलब है ऐसा साहसी फैसला या कदम जो जोखिम भरा हो लेकिन प्रभावशाली भी हो सकता है। इसे याद रखने के लिए सोचो कि शतरंज में कोई या जीवन में जब कोई खिलाड़ी अचानक बड़ा और जोखिम भरा जो कदम उठाता है, चाल चलता है, तो वही उसे हम क्या कहेंगे, बोल्ड मूव कहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये लड़की है, इसने चेस में काफ़ी अच्छी चाल चली, ठीक है, तो ये भी दंग रह गया, इसने क्या चला, बोल्ड मूव चला। नेक्स्ट 71 है आपका बॉक्स समवन्स ईयर, टू स्लैप समवन ऑन द ईयर, कान के नीचे एक थप्पड़ मारना। अब ये तो हमारे साथ बचपन में खूब हुआ है, टीचर्स लोगों ने बहुत कान के नीचे थप्पड़ मारे हैं। तो इसको समझते हैं कि बॉक्स समवन ईयर का इतिहास पुराने ब्रिटिश इंग्लिश से जुड़ा है, जहां बॉक्स शब्द का एक अर्थ हाथ से मारना या थप्पड़ मारना भी होता है। इंग्लैंड में जब किसी को अनुशासन सिखाने या गुस्से से हल्का थप्पड़ मारा जाता था, तो उसे क्या कहा जाता था, टू बॉक्स समवन्स ईयर कहा जाता था, यानी सीधा कान पर मारना। धीरे धीरे यह मुहावरा बन गया, इसका मतलब है किसी के कान पर थप्पड़ मारना, या फिर इसे याद रखने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि गुस्से में आकर सीधा कान पर बॉक्स या थप्पड़ मार देना, ठीक है। तो ये बॉक्स ईयर हो गया, बॉक्स समवन्स ईयर हो गया, ठीक है। जैसे कि ये टीचर हैं, ये इसको पीट रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 72, ब्रेक अ स्वेट। अब ये सिंपल है, ठीक है, अगर आप एक बार इसका मीनिंग पढ़ लेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाना है। टू एक्सर्ट फिजिकल एफर्ट, पसीना बहाना, मेहनत करना, ठीक है, जी तोड़ मेहनत करना। अब क्या ना, जी तोड़ मेहनत करना, अब तोड़ना किसी चीज की, जी तोड़ मेहनत करना। इसका जो हिस्ट्री है वो ब्रेक अ स्वेट का ओरिजिन पुराने समय की शारीरिक मेहनत और युद्ध या खेल की दुनिया से जुड़ा है, जहाँ पसीना आना, मेहनत करना। इसको तो आप ना ही पढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा, कब हुआ कब नहीं हुआ, ठीक है, इनसे फर्क नहीं पड़ता है, आपको मेन मेन पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ब्रेक अ स्वेट का मतलब क्या है, एक बार वैसे ही पढ़ लेंगे तो याद हो जाना है, ठीक है। खासकर स्पोर्ट और दैनिक जीवन में, जहाँ लोग कहते थे कि अगर किसी काम में पसीना तक नहीं आया तो यह काम बहुत आसान था, इसलिए नॉट ब्रेक अ स्वेट का मतलब हुआ बिना किसी मेहनत के काम कर लेना।
और ब्रेक अ स्वेट का मतलब हुआ सच में मेहनत करना। जैसे कि ये लड़का है, ये बहुत मेहनत कर रहा है जिम में, बहुत पसीना बहा रहा है, ठीक है, जिससे कि इसकी बॉडी बन जाए, ठीक है, फिजिकल एफर्ट लगा रहा है। नेक्स्ट आपका 73 है, ब्रेक न्यू और फ्रेश ग्राउंड टू डू समथिंग न्यू एंड इनोवेटिव। नई पहल करना, किसी क्षेत्र में कुछ नया करना, ठीक है। अब इसको समझते हैं। इस इडियम की हिस्ट्री खेती एग्रीकल्चर से जुड़ी है, जहां पुराने समय में किसान जब पहली बार किसी नई जमीन को जोतते थे तो एक वो क्या बन गया, ब्रेक न्यू ग्राउंड। उन्हें एक नया ग्राउंड एक तरीके से ब्रेक किया है, ठीक है, उसको कहा जाने लगा ब्रेक न्यू ग्राउंड, यानी ऐसी जमीन जिसे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। यह काम मुश्किल भी होता था और नया भी, इसलिए यह फ्रेज धीरे धीरे बहुत प्रचलित में हो गया। 18-19वीं सदी में बहुत आम भाषा में आने लगा। बाद में इसका अर्थ बढ़कर हर उस काम के लिए इस्तेमाल होने लगा जिसमें कोई व्यक्ति कुछ नया, अलग या इनोवेटिव काम करता है। अब जैसे ये व्यक्ति है, इसने अब नया नया एक खेत जोता है, ठीक है, जो कि अभी तक नहीं जुता था, तो ये इसमें काम कर रहा है। नेक्स्ट 74 है, ब्रेक वंस इज डक टू स्कोर फॉर द फर्स्ट टाइम और अचीव वंस इज फर्स्ट सक्सेस। खाता खोलना या पहली सफलता पाना। अब जैसे हम पुराने टाइम में टीवी देखते थे, तो उसमें क्या होता था कि जब कोई खिलाड़ी, जैसे कि क्रिकेट क्रिकेट में ही जब कोई खिलाड़ी एक स्कोर नहीं करता था, तो उसके उसमें एक डक जाती थी जो कि बहुत सैड रहती थी, और उसके हाथ में एक बल्ला यानी कि बैट होता था, और वो बहुत इस तरीके से जाती थी कि मतलब ये लगता था कि देख के कि उसने कोई स्कोर नहीं किया है, वो बहुत उदास रहती थी। तो आपने देखा भी होगा, अगर आपने टीवी वगैरह उस समय देखे होंगे तो आपको ध्यान आ गया होगा, ठीक है। तो क्रिकेट में ये अक्सर देखा जाता था, ठीक है। ब्रेक वंस इज डक, तो उसमें उससे ही रिलेटेड है ये, वैसे ये, ठीक है, तो इसकी जो हिस्ट्री है वो उससे ही रिलेटेड है। ब्रेक वंस इज डक का ओरिजिन क्रिकेट से जुड़ा है, जहाँ क्रिकेट में जब कोई बल्लेबाज बिना रन बनाए आउट हो जाता था तो उसे क्या कहा जाता था, डक, ठीक है। तो उसे डक कहा जाता था क्योंकि स्कोर बोर्ड पर जीरो का आकार एक अंडे यानी कि एक डक अंडे जैसा दिखता था, ठीक है। पुराने समय में इंग्लैंड में यह शब्द बहुत प्रचलित हुआ। जब कोई खिलाड़ी पहली बार रन बना लेता था तो कहा जाता था कि उसने अपना डक तोड़ दिया, यानी ब्रेक वंस इज डक। धीरे धीरे यह मुहावरा आम जिंदगी में इस्तेमाल होने लगा, जिसका मतलब हो गया पहली बार सफलता पाने या शुरुआत करना। अब जैसे ये डक है, इसने अपना अंडा तोड़ लिया, ठीक है, तो इस खिलाड़ी ने एक अच्छा स्कोर बना लिया, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, एक खाता खोल लिया या फिर पहली सफलता पाना, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका 75, ब्रेस्ट द टेप। इसका मतलब होता है टू विन अ रेस बाय क्रॉसिंग द फिनिश लाइन फर्स्ट। दौड़ जीतना या सबसे पहले फिनिश लाइन पार करना। अब इससे तो आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा कि ये फिनिश लाइन है, ठीक है, और इस व्यक्ति ने इसको तोड़ दिया है। इसकी हिस्ट्री समझते हैं। ब्रेस्ट द टेप का इतिहास खेल, खासकर रेसिंग यानी कि दौड़ से जुड़ा है। पुराने समय में फिनिश लाइन पर एक पतली स्ट्रिप या टेप बांधी जाती थी। पुराने समय में क्या, अब भी बांधी जाती है। जो धावक सबसे पहले इस टेप को छाती से ब्रेड से तोड़ देता था, वही विजेता माना जाता था। यही दृश्य 19वीं सदी में भी मुहावरे की शुरुआत का कारण बना। धीरे धीरे यह फ्रेज सामान्य जीवन में भी इस्तेमाल होने लगा, जहां इसका मतलब हो गया सबसे पहले सफलता हासिल करना या जीत हासिल हासिल करना, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा फोटो से कि इसने एक विक्ट्री कर ली है। ये रेस में फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है, ये थर्ड आया है, ठीक है। तो ईडीएम में आपको बहुत सिंपल होते हैं, अगर आप 2-3 बार इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल, और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, सो दैट हमें मोटिवेशन मिले, हम नई नई और लेक्चर्स आपके लिए लेकर आएँ और कुछ इनोवेटिव लेक्चर्स लेकर आएँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।